जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही काम का होने वाला है कि मेरी जर्नी कैसी रही। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वाला हो सकता है और आगे आप लोगों को स्ट्रेटजी भी पता चलेगी कि सारे एग्जामों को किस तरीके से क्रैक किया जाता है, मैंने इतने सारे एग्जाम कैसे क्रैक किए, क्या स्ट्रेटजी रखी, तो आप सभी को इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जो मैंने रेलवे का एग्जाम दिया हुआ था वो था हमारा एएलपी और टेक्नीशियन का, जब वो कंबाइंड वैकेंसी आई थी। तो मेरी ट्रेड थी वेल्डर, तो वेल्डर ट्रेड होने के कारण मैं एएलपी के लिए तो वैलिड नहीं था, लेकिन जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्ट थी टेक्नीशियन के लिए मैं एलिजिबल था, जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी। तो उसका तो प्री मेरा आसानी से क्वालिफाई हो गया था। तो वो मेरा ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम था लाइफ का, जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद में जब उसका मेंस हुआ तो मेंस में क्या दिक्कत हो गई कि पहले तो उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन हो गया था, कट ऑफ भी आ गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि मेंस के लिए आप जोन अप्लाई करें। मेंस में दोबारा से जोन उन्होंने अप्लाई करवाया था। तो जब मैं दोबारा अप्लाई करने गया तो उस समय आप भी जानते हैं, तो यार 18-19 की बात है, तब मोबाइल भी नहीं था, कीपैड मोबाइल रखते थे, तो इतना नॉलेज नहीं था कि यार सर्च करा लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। तो कैफ़े वाले से कहा तो उसने वेल्डर ट्रेड से मुजफ्फरपुर जोन हमारा डाल दिया। मुजफ्फरपुर जोन में मुझे नहीं पता था कितनी वैकेंसी है, बस सो हुआ कि हाँ वेल्डर में पोस्ट है, और उस समय शायद 10-11 पोस्ट थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर ओबीसी में कितनी पोस्ट है, जनरल में इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो फॉर्म तो मेरा भर गया। उसके बाद CBT2 एग्ज़ाम हुआ, CBT2 देने गया, तो मुझे नहीं पता था कि ओबीसी में उसमें पोस्ट ही नहीं है उस समय उस जोन में। तो आराम से पेपर दिया, पेपर अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन जब फाइनली लिस्ट में नाम देखते हैं तो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत समय बाद जब रिजल्ट आया CBT2 का, तो पता चला कि वहाँ पे ओबीसी की पोस्ट ही नहीं थी, और जनरल में मैं शायद क्वालिफाई नहीं कर पाया होऊंगा, या जनरल में मेरे लिए इतने नंबर नहीं होंगे कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँ, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। इस तरीके से एएलपी में मेरा फाइनल नहीं हो पाया, मतलब टेक्नीशियन वाली पोस्ट पर मेरा फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मुझे जो रेलवे का एग्ज़ाम देने को मिला वो ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम उस समय मैंने ऐसे जोन से भर दिया था जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, मेरे 70-72 नंबर थे। तो ग्रुप डी जो 2018 का था उसमें भी मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। उसके बाद बात करते हैं फिर जो और अगला एग्ज़ाम हुआ, वो हुआ आरआरबी जेई का। आरआरबी जेई में भी मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया। तो वहाँ पे भी जब मेंस देने गया तो मेंस में नहीं मेरा फाइनल हो पाया। मेंस में मेरे शायद 3-4 नंबर कम थे, उसकी वजह से मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया मेंस में भी। फिर उसके बाद मैंने बिहार जेई का फॉर्म डाला, बिहार जेई का दिया, तो बिहार जेई में भी मेरा हो गया, लेकिन जितनी कट ऑफ गई थी उतने ही मेरे नंबर थे। तो वहाँ आप भी जानते हैं कि अगर कट ऑफ के बराबर आपके नंबर है तो वो एज को प्रेफरेंस देते हैं। तो उस समय एज मेरी इतनी नहीं थी, तो जो ओवर एज हो रहे होंगे उन लोगों को पहले नौकरी दे दी गई। तो वहाँ पे भी मुझे मायूसी याद लगी, लेकिन फिर भी मैंने किसी चीज़ का हार नहीं मानी। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस समय सक्सेस नहीं हुआ, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक पेपर दे के जैसे एएलपी में मेरी जॉब लग जाती, मैं सक्सेस हो जाता, तो मैं आपको चीज़ें कैसे बता पाता कि भाई एग्ज़ाम कैसे निकल पाएगा, कैसे स्ट्रेटजी बनाए, कैसे तैयारी बनाए, और मेरे से क्या गलती हुई, ये चीज़ें मैं कैसे देख पाता, कैसे जान पाता। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप सब लोगों को आइडिया और चीज़ें वही बता सकता है जो फेलर हुआ हो, क्योंकि उसको पता है कि वो फेल क्यों हुआ, उसको इस चीज़ की जानकारी। अगर वो एक बार में ही पास हो जाएगा तो वो उस चीज़ का अनुभव ही कैसे कर पाएगा कि वो क्यों कैसे पास हो गया, क्या चीज़ें हुई। तो जो फेल हुआ है वो क्या करता है, अपनी चीज़ें देखता है कि मैं कहाँ फेल हुआ हूँ, किस पॉइंट पे अटका हूँ, वो चीज़ें आपको बताएगा, भाई ये गलती मत करना। तो अब ऐसा याद रखना, दूसरों की गलतियों से ही सीखना, अपनी गलती से कभी मत सीखना, वरना प्रैक्टिकल करते करते आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल खत्म नहीं होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, और ये चीज़ मैंने सीखी है, कहीं पर पढ़ी थी। फिर उसके बाद दोबारा से रेलवे के एग्ज़ाम आए और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम देने का मुझे मौका मिला, और फाइनली रेलवे ग्रुप डी मैंने क्वालिफाई कर दिया। मेरा सिकंदराबाद जोन था, जिसमें मेरा इजीली हो गया, क्योंकि उस समय तक फिर बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी। बीच में कोविड का फेज था, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई, बीच में गैप भी रहा, उन सबको हर एक चीज़ झेल के और तैयारी करता रहा, तैयारी में हार नहीं मानी, रेलवे ग्रुप डी निकल गया। साथ ही रेलवे का जो एनटीपीसी था, एनटीपीसी का प्री भी मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन वहाँ मेंस मेरा फाइनल नहीं हो पाया था, जबकि प्री में मेरे 85+ मार्क थे प्री में। तो आप खुद सोचे कि तैयारी अच्छी थी, पर मेंस में कुछ ऐसे रीजन रहे जिनकी वजह से मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, फोकस नहीं कर पाया था, तो मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था एनटीपीसी का। लेकिन जो रियलिटी है वही आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद लेटेस्ट में जो अभी एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का हुआ,
तो यूपी पुलिस की तो मैंने कभी तैयारी नहीं की थी, लेकिन बाकी अदर एग्जाम की जैसे मैथ भी है, रीजनिंग भी, हर एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने लेखपाल का भी पेपर दिया था, तो लेखपाल में भी आप वीडियो देख लेना, मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आप लोगों को कह रहा हूँ, मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बनाया है और मैं ग्रुप डी का आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो हर एक चीज़ का मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसमें देख लेना जाके। एलपी का भी बना होगा, हर एक चीज़ का वीडियो बना होगा कि मेरा ये क्वालिफाई हुआ। नंबर जरूर कम थे, लेकिन क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट होता है। जब क्वालिफाई मांगा गया है, क्वालिफाई हो जाओ मेंस के लिए, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो लेखपाल में मैंने हिंदी पढ़ी हुई थी, लेखपाल में मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। तो कुछ ऐसे एग्जाम है जो मैं बीबीजी में देता रहा और उसमें मैं फाइनल नहीं हो पाया मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, और यूपी पुलिस में इस समय प्रेजेंट में 150 में 105 सही है, ओबीसी से हूँ, फाइनल हो जाएगा उसमें भी। तो जितने ज़्यादा एग्जाम दिए हैं और जितनी ज़्यादा जहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि क्या ऐसी गलती की है, क्यों मुझे इस चीज़ में। और पता है, हर जगह कोई पॉइंट में, कहीं 2 में, कोई पॉइंट 3 में ऐसे रुक जाता था मेरा। तो हर चीज़ को गौर किया है, तो हर एक चीज़ मैंने देखी है, महसूस किया कि हाँ कहाँ गलती हो रही है। तो हर एक चीज़ तैयार करके फिर फाइनली कंक्लूजन इस समय ऐसी स्टेज पे पहुंचा हूँ कि आज आप मुझे कोई भी एग्ज़ाम दे दो, वो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। जैसे इस समय मैंने जो टारगेट किया है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, आरआरबी जेई है, और साथ ही हमारा आरपीएफ है। मैंने 4 फॉर्म डाले हैं, और आप लोग देखना चारों एग्ज़ाम मेरे निकलेंगे। मेरी खुद की इतनी नोट्स हो गए हैं, इतनी स्ट्रेटजी हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं साइंस की बात कर लूँ, जैसे टेक्नीशियन में साइंस पूछी जानी है, मेरे पास 1 लाख प्लस वन लाइनर प्रश्न है जो मैंने खुद के बनाए हैं या दूसरों से इकट्ठा किए हुए हैं, या हर बुकों से डाटा इकट्ठा किया है। अब सोचिए, अगर किसी टॉपिक के आप 1 लाख प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी इसके। लेकिन अगर डिटेल सिलेबस पढ़ चुके हो, अगर 1 लाख प्रश्न आपको मिल जाए तो आपको प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने जीके में 1 लाख के आसपास प्रश्न होंगे, गिनती तो नहीं की है, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है पेज से और मोटाई से कि कितने पेज हैं और हर पेज में इतने प्रश्न हैं, उससे अंदाजा लग जाता है कि हाँ 1 लाख के आसपास होंगे। इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की है और नोट्स किए हैं। तो ये स्ट्रेटजी रहती है मेरी, और वो सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, वो रिवाइज हो जाएंगे, तो कहीं प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए स्टोर कर रखी है, तो कोई भी एग्जाम इजीली निकल जाता है। और आपको भी पता है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर हमेशा ही 60 से 70% पूछते हैं। हमेशा ही देख लेना, प्रीवियस ईयर 60 से 70% होता है, जहाँ आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी फॉलो कर लेता हूँ, तो एनसीईआरटी जो 9th और 10th की बुक है, उससे ही आराम से 100% कवर हो जाता है और एक अच्छा स्कोर होता है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में लटक जाओगे, नहीं। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी भी तैयार कर ली, मैथ रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग है ही मेरी, और अगर साथ में आपने इतने सारे बुक कर लिए जो वन लाइनर हैं, तो आप सोचिए कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम मतलब क्रैक किए पिछले, और भी अनसक्सेसफुल जर्नी रही है मेरी, जो मैं प्री हो गया, मेंस में नहीं हो पाया, ऐसे बहुत सारे रहे, वो मैंने एग्जाम लिए ही नहीं। लेकिन कुछ जो हाईलाइटेड एग्जाम थे, तो मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि रेलवे का मुझे कोई भी एग्जाम मिल जाए। और एक चीज़ जो मेरा रेलवे ग्रुप डी में हुआ था सिकंदराबाद, वो पोस्ट ट्रैकमैन थी। तो मेरा तो ये मकसद है कि जितना ऊपर पहुँच जाऊँ उतना अच्छा है। टारगेट मेरा एनटीपीसी है और सीजीएल है, मैं 2 एग्जाम को टारगेट करके रखता हूँ, और उन्हीं से तैयारी करता रहता हूँ। लेकिन साथ में इसमें देख लेता हूँ कि अगर कंप्यूटर पूछा है तो आधा घंटा कंप्यूटर देख लिया, अगर साइंस पूछी है तो 1 घंटा कम से घंटा साइंस देख ली। इस तरीके से मैं सबको लेके चलता हूँ। तो मेरे स्ट्रेटजी की वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं लगातार, मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आज या कल से फर्स्ट डे से मेरा चालू हुआ है, तो आप लोगों को मैं बताता रहा करूँगा। और एक चीज़, ग्रुप डी की जब मैं तैयारी करता था तो मेरे साथ 7-8 बच्चे थे, हम लोग ग्रुप पे बैठ के और डिस्कशन किया करते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करते थे। जब भी क्वेश्चन कोई पुटअप किया जाता है, वो एकदम ब्रेन पे छप जाता है। हमेशा याद रखना, अगर आप बता पाओ चाहे ना बता पाओ, बता दिया तो चाहे शायद एक बार भूल जाओ, अगर बता नहीं पाए तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार ये प्रश्न भूल गए थे और वो भाई ने ये बताया था, वो जरूर याद आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे डाटा इकट्ठा हो गया है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, वो 1 लाख प्लस प्रश्न, मैं 5-5 मिनट का लाइव सेशन लेके आप लोगों को ऑल थ्रू बोलता रहूँगा, प्रश्न बोलूँगा, आप आंसर बोलना, और 2 सेकंड बाद मैं अपना आंसर बता दिया करूँगा। अगर 5 मिनट में आपको 50 भी प्रश्न हो जाते हैं, तो सोचिए 50-50, 100-100 प्रश्न अगर हम डेली तैयार करते रहें तो कितने जल्दी हम लोग 1 लाख प्रश्न कर लेंगे। तो आपको सोचिए इससे आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे। आप लोग जब देखना तो आप ये कहोगे कि सर थ्योरी कहाँ गायब हो गई, पूरी थ्योरी का ही वन लाइनर बना दिया। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी, ट्रिक, टिप्स, और मेरा जो टारगेट है एनटीपीसी, वो उसके बारे में हर एक चीज़, कौन सी बेस्ट बुक है, कैसे तैयारी करें, हर एक चीज़ आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।